Hello, good evening to all my students, my dear aspirants, how are you to all? आप सभी कैसे हैं? ये क्लास चल रही है आपकी इंडियन पॉलिटी में देख रहे हैं कि दृष्टि आईएएस की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक्स हैं, ये आपकी क्लास चल रही है यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीईओ, आरओ, ये अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास सहायक है। देख रहे हैं कि भारतीय संविधान, ये जो चैप्टर आपका चल रहा है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये चैप्टर आपका है। और इसमें देखेंगे कि जितने भी अधिनियम अमेंडमेंट बनाए गए हैं, इसमें सुधार कौन से अमेंडमेंट में कौन सा सुधार किया गया है, सारे ये प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि पहले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से ये सारे अधिनियम के तहत अपने भारतीय संविधान की विकास यात्रा प्रारंभ की गई और किस प्रकार से उसका विवरण देखने को मिला। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 ये आपका इसे मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेस्क्यू भारत के राज्य सचिव के सचिव व चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान, अन्य प्रावधान देख लेते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित किए गए। आगे देख लेते हैं हस्तांतरित विषय, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये देखें हस्तांतरित जो विषय थे किस प्रकार के थे। इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रांतीय उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। देख लेते हैं आगे आरक्षित जो विषय थे। आरक्षित विषय इसमें रखे गए थे रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, पुलिस, न्याय, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग और कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं इत्यादि ये शामिल थीं। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। एक निर्वाचन, एक मनोनीत सरकारी और एक मनोनीत गैर सरकारी। यहाँ पर देखते हैं निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71% मनोनीत सरकारी थी। सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद
जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु परंतु अंतिम अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। आगे देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। साइमन कमीशन अर्थात साइमन आयोग। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया तथा इस आयोग में सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन अर्थात साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया। 1930 में रिपोर्ट सौंपी गई। कुछ स्रोतों में यह भी पढ़ने को मिलता है कि इसमें सुधार की लगातार और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में एक कानूनी आयोग साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिससे 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। भारत शासन अधिनियम 1935। 1930 से 1932 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयां थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देश की रियासतें थीं। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था अर्थात केंद्र तथा राज्य की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा संवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 विषय तथा संवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथों में निहित थीं। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा और शिक्षा। संवर्ती सूची में दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। बर्मा अर्थात वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो इसको भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों
में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें 6 प्रांत असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त संयुक्त प्रांत इत्यादि शामिल थे। इसके इसके अंतर्गत मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय भारतीय बैंकों की स्थापना की गई। इसमें दलित जनजातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरेशन लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। आगे देखते हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन 1946। यह आपका वही कैबिनेट मिशन है जो भारतीय संविधान के लिए ब्रिटेन से भेजा गया था। अब यहाँ पर देखते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का, कैबिनेट मिशन 1946 भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, जैसे कि इसमें 3 सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग शामिल थे इसमें। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन भी प्राप्त होगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन आरंभ कर दिया। तो ये था आपका भारत में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसके तहत इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए और बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए। इसके तहत बाद में फिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन के बाद होना प्रारंभ हो गई। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैटर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक
दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उनके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सत्ता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब देखते हैं, यहाँ पर आता है आपका बाल्कन प्लान। इसे डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे एस्मा प्लान के नाम से जाना जाता है। ये प्रारंभ हुआ था 1947 में ही। तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स, एस्मा, सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा ही तैयार की गई। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय अधिकारों की असेंबली के प्रमुख हेस्टिंग्स, अर्थात असेंबली के जो प्रमुख थे वो हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। इसे एस्मा योजना भी कहा गया। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक प्रांतों को किया जाएगा या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने बंटवारे के लिए सहमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ कुछ विभिन्न समूहों को यह छूट दी गई थी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इसके बारे में बात कही गई। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सूची अर्थात यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व अर्थात जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था इसके पहले ही की ये सूची है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का मंत्रिमंडल। देखिए यहाँ पर एक सूची तैयार की गई थी जिसमें सभी अधिकारियों के सभी लोगों के नाम थे। जैसे कि पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के अध्यक्ष चुने गए। सरदार पटेल और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। जॉन मथाई थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम थे श्रम मंत्री। एच भाभा थे कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। सी राजगोपालाचारी थे शिक्षा एवं कला मंत्री। आई चंद्रीगर ये थे वाणिज्य क्षेत्र से थे। लियाकत अली का जो थे ये वित्त क्षेत्र से थे। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायुसेना के अध्यक्ष थे। गजाफर अली खान जो थे स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में पेश किया गया था।
ये आपका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वैज्ञानिक शोध संसाधनों का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इत्यादि समझ नहीं पाएंगे, ये समझेंगे ये सारी चीज़ें इसमें। और ये वल्लभ भाई पटेल जो हैं हमारे, इनको चुना गया था गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के अन्य मंत्री भी चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर जॉन मथाई हैं, ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाए गए थे। आर के खटमुखम चट्टी हैं, ये वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के खटमुखम चट्टी। जगजीवन राम जो हैं ये श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह जो हैं यहाँ पर रक्षा मंत्री थे। बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये यहाँ पर विधि मंत्री थे। सर राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी। सी एच भाभा जो थे वाणिज्यिक मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई जो थे संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और वी एन गिल गाडगिल ये कार्यखान एवं ऊर्जा इत्यादि मंत्री थे। तो ये देखिए आप लोगों के मंत्रियों की ये स्वतंत्र भारत की जो सूची है ये शामिल हुई है, और इसके पहले जो गुलाम भारत था उसकी सूची थी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा मैटर, बाकी थोड़ा सा बचा है। अन्य तथ्य अगर देखेंगे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बनाए गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी देखा जाता है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर की जाएगी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा मैटर बच रहा है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1937 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट में भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि को तैयार किया गया। 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और भारत और समस्त शक्तियों जो थी 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक ही मात्र बने रहे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 ईस्वी में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन के संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम
भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक रहे। तो ये फ़िलहाल था आपकी इंडियन पॉलिटी। आज देखिए इस पूरी बुक जो थी आपकी, ये पहला जो है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो फिलहाल अब यहीं से हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ये आपकी इंडियन पॉलिटी है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।